हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब से आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू स्टाइल में। तो आज जिस चैप्टर के एमसीक्यू हैं वो है सॉलिड स्टेट फ्रॉम क्लास 12। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is, if NaCl is doped with 10 की power minus 4 mole percent of SrCl2, the concentration of cation vacancies will be। ठीक है, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? cation vacancies, कंसंट्रेशन ऑफ cation वैकेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें 10 की पावर माइनस मोल परसेंट दिया हुआ है ऑफ SrCl2। ठीक है, अब आपको पता है कि SrCl2 जब भी NaCl के साथ में रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, NaCl, तो Na की वैकेंसी यानी Na प्लस की जितनी वैकेंसी होंगी दैट विल बी इक्वल टू Sr2 प्लस, यानी Sr2 प्लस की वजह से जितनी वैकेंसी होंगी दैट विल बी वैकेंसी ऑफ Na प्लस। समझ में नहीं? ओके, देखो Sr2 प्लस क्या करता है, Na प्लस को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, Sr क्या करता है, Na को रिप्लेस करता है। तो Na की वैकेंसी आ जाती है। और Na की वैकेंसी किसकी वजह से आ रही है? Sr की वजह से। ठीक है, अब आपको पता है कि सोडियम पे तो एक चार्ज है और स्ट्रोंशियम पे दो चार्ज है, 2 प्लस है। तो मीन्स ये है कि Na के टू Na प्लस रिमूव होंगे या 2 Na प्लस की वैकेंसी या इस तरह से कह सकते हैं कि होल बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 कैटायन वैकेंसी इन NaCl will be because of Sr2 प्लस। क्लियर? अब नंबर ऑफ क्या निकालने हैं हमें? नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी which will be equal to number of divalent Sr2 plus ions, Sr2 plus ions। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ cationic वैकेंसी कितना दिया हुआ है? 10 की पावर माइनस 4% दिया हुआ है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 4% में दिया है, दैट मीन 10 की पावर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 6 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, कैटायन वैकेंसीज, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 यानी नंबर ऑफ मोल्स, और वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 10 की 6.02 into 10 की पावर 23 पर मोल विच इज एवोगैड्रो नंबर। यानी कि मोल्स को हम अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में टोटल क्या आ जाएगा? हमारे पास में टोटल कैटायन वैकेंसीज आ जाएंगी। दैट मीन ये हो जाएगा 6.02 into 10 की पावर 23 में से 6 गया, दैट मीन 70। ठीक है, दैट मीन 70। तो हमारा राइट आंसर है 6.02 into 10 की पावर 17 पर मोल। समझ में आया कि हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी क्या है? Na वैकेंसी, यानी Na वैकेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डाइवेलेंट Sr2 प्लस आयन। जितने Sr2 प्लस आयन आएंगे उतनी ही कैटायन वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसी निकालनी है। यहाँ पे मोल ऑफ Sr2 दिया हुआ है कि NaCl इज डोप्ड विद 10 की पावर माइनस 4 मोल परसेंट ऑफ SrCl2। ठीक है, तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायनिक वैकेंसी निकाल ले। ठीक है, आप कैटायनिक नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, अब हमने नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी निकाले, नॉट मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कैटायन वैकेंसी के लिए क्या करेंगे? हमने जितने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
the fraction of total volume occupied by the atoms present in a simple cube is, हमें ये निकालना है कि सिंपल क्यूब में फ्रैक्शन यानी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या होता है, आपको पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ सिंपल क्यूब कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर divided by total volume of unit cell, total volume of unit cell। ठीक है, अगर हमें परसेंट में निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इंटू 100, पर यहाँ पे हमें आंसर 100 यानी परसेंट में नहीं दिया हुआ है, तो हम सिंपल यही वैल्यू फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर वॉल्यूम of one sphere is always equal to 4/3 pi r, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में आपको पता है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जेड कितने हो जाएंगे, नॉट हमें यहाँ पे जेड की जरूरत ही नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर ये आ गया और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक या फिर आप कह सकते हो यूनिट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ए, क्या होता है, ए इज एज लेंथ, ए इज इक्वल टू एज लेंथ, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है, क्यूब यानी क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यूब। ठीक है, अब हमने सिंपल इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देना वैल्यूज को। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 4/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। अभी हमने आर की वैल्यू तो निकाली नहीं ना, तो सिंपल क्यूबिक के लिए फॉर सिंपल क्यूबिक कहाँ पे लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं, फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम आर इज इक्वल टू a/2, आर इज इक्वल टू a/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 बाई a/2 स्क्वायर इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे 1/a³। ठीक है, 1/a³, क्लियर, पाई आर क्यूब होगा ये, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो a/3। ओके, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएंगी 4/3 पाई a³ अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/a³। ठीक है, a³ से a³ कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा पाई/6, पाई/6 यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर हुआ। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू एस लेंथ ए होती है, तो दैट मीन ए क्यूब। ओके, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब का हमें निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, इनको हमने आर की वैल्यू हमने लगानी है फॉर सिंपल क्यूबिक, आर इज इक्वल टू a/2 यानी कि a इज इक्वल टू 2r, ये होता है हमारे पास में, जहां से हमने r इज इक्वल टू a/2 निकाला। तो a/2 यानी r की वैल्यू हमने पुट की, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास में पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन यानी टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस बाय एटम्स इज 5/6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A stands for the edge length of cubic systems, simple cubic, body centered cubic and face centered cubic, then the ratio of the radii of the sphere in these systems will be respectively। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हमें A दिया हुआ है एज लेंथ, ठीक है,
सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक की रेशियो ऑफ रेडाई का हमने क्या निकालना है, रेडाई रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ द स्पेयर्स, इन सभी के रेडाई का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो अब आपको पता है फॉर सिंपल क्यूबिक A is equal to 2R, तो दैट मीन R is equal to A by 2। ठीक है, फॉर बॉडी सेंटर जिसको हम BCC कहते हैं 4R is equal to रूट 3A। ठीक है, तो दैट मीन R is equal to रूट 3/4A। ठीक है, फॉर FCC 4R is equal to रूट 2A, तो R is equal to रूट 2/4A। क्लियर, अब हमने क्या ले लेना है, इनका रेशियो ले लेना है, किसका, रेडाइस का। तो A/2 यानी ये A/2 4 रूट 3/4 और रूट 2/4, रेशियो रूट 3/4A रेशियो रूट 2/4A। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा A/2 रेशियो रूट सॉरी इसको आप 1/2 कर लो, 1/2A रूट 3/4A और ये आ जाएगा 1/2 रूट 2A। ठीक है, तो ये देख लो कहाँ पे आ रहा है, 1/2A रूट 3/4A और 1/2 रूट A, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्लियर, देखा कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lithium metal crystallizes in a body center cubic system। ठीक है, if the length of the side of the unit cell of lithium is 351 picometer, the atomic radii of the lithium, हमने atomic radii निकालनी है, BCC cubic system है और हमें क्या दिया हुआ है, एज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, यानी एज लेंथ हमें दी हुई है, एज लेंथ हमें दी हुई है। ठीक है, फॉर BCC R is equal to रूट 3/4A। A is given, A is 351 पिकोमीटर, रूट 3 की हमने वैल्यू लगा देनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1.732 अपॉन 4 इंटू 351। आप इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट 151.98 पिकोमीटर, 151.9 सॉरी 151.898, दैट मीन 8 पिकोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी था, सिंपली हमें ए की वैल्यू दी हुई थी, आर की वैल्यू निकालनी थी, BCC सिस्टम दिया हुआ था, हमें पता है R इज इक्वल टू रूट 3/4A, हमने वैल्यू पुट कर देनी है और वी विल गेट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल क्रिस्टलाइजेस विद FCC cubic lattice, the edge of the unit cell यानी A is given, the diameter of the metal atom, यानी हमें D निकालना है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है, हमें D निकालना है, बट R is equal to A/2 रूट 2 फॉर FCC। ठीक है, A is given 408 पिकोमीटर। ठीक है, तो R is equal to 408 अपॉन 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 144 पिकोमीटर। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं डायमीटर की, तो आपको पता होगा कि डायमीटर D इज इक्वल टू 2R है ना, रेडाई का हमेशा डबल होगा, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 144, दैट इज 288 पिकोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल हैज अ FCC lattice, the edge length of the unit cell is 404 picometer, the density of the metal is this, molar mass of the metal is okay, एवोगैड्रो कांस्टेंट इज गिवन। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M मोलर मास अपॉन A क्यूब इंटू Na, Na इज फॉर एवोगैड्रो नंबर।
यहाँ से हम m निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब इंटू एन ए इंटू डी अपॉन जेड। ठीक है, अब हमें एफसीसी लैटिस दिया हुआ है, एफसीसी लैटिस के लिए फॉर एफसीसी z इज इक्वल टू ऑलवेज 4, z इज इक्वल टू 4। कैसे आया 4, 8 इंटू 1/8 कॉर्नर्स हो गए, प्लस 6 इंटू 1/2 कहाँ हो गए, फेसेस पे। तो 8 इंटू 8 1 और 2/6 3, तो टोटल कितना आ गया 4। तो z इज इक्वल टू 4। ओके, तो ए क्यूब की वैल्यू यस 404 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ए क्यूब इज 404 पिकोमीटर। तो 404 को पिकोमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में। इसका क्यूब हो गया, एन ए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और डी इज गिवन 2.72 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4। So after calculation you will get 27 gram per mole, क्या वैल्यू ऑफ मोलर मास, 27 ग्राम पर मोलर मास। ओके, बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आर वेरी इजी फ्रॉम सॉलिड स्टेट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग इज क्लियर। Okay, the number of carbon atoms per unit cell of diamond unit cell। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। डायमंड यूनिट सेल में पर यूनिट में कितने कार्बन नंबर्स होंगे, कितने कार्बन नंबर्स होंगे। आपको पता होगा कि डायमंड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ZnS स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर कार्बन फॉर्मिंग एफसीसी या हम जिसको सीसी भी कहते हैं, तो ये ऑलवेज हाफ टेट्राहेड्रल साइड्स एब्जॉर्ब करता है, यानी हाफ साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हमने टोटल नंबर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है तो 8 इंटू 1/8 यानी कॉर्नर्स में आ गए, प्लस 6 इंटू 1/2 कहाँ आ गए, फेसेस पे, ये हो गए कॉर्नर्स, ये आ गए हमारे फेसेस। ठीक है, इसी में आप टेट्राहेड्रल बॉइड्स भी ऐड कर दो, यानी टेट्राहेड्रल साइड्स भी ऐड कर दो। ठीक है, टेट्राहेड्रल साइड, तो यू विल गेट ओवरऑल 8 इंटू 1 8 2 3 3 4, तो टोटल इज 8, तो यू विल गेट 8, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8, यानी एक डायमंड के यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, कैसे होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन निकाला, 3 फेसेस पे होंगे और 4 कहाँ होंगे, इनके टेट्राहेड्रल साइड्स पे होंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल साइड्स पे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल टाइप। ओके, next question is, if A is length of the side, if A is the length of the side of a cube, the distance between the BCC atom and one corner atom in the cube will be। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है कि if A is the length of the side of a cube, the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube will be। हमें बॉडी सेंटर्ड एटम और वन नियर बाई एटम के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो भाई बीसीसी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जल्दी से। ठीक, अब बीसीसी है तो एक कहाँ जाएगा, बीच में, बॉडी सेंटर।
इसको हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ए बी सी वाला है, ए बी सी, और एक है ए डी सी, ए डी सी। इन बोथ एंगल्स को लेके हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें डी निकालना है, तो बेसिकली डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन टू, डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन टू, यानी ए और डी के बीच की जो दूरी होगी उसका हाफ क्या होगा, डिस्टेंस होगी किसकी, बिटवीन द नियर बाई एटम्स। ठीक है, नियर बाई एटम्स। बट फर्स्ट टेक एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी में हम लेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, हमने एंगल क्या लिया है, ये ए सी बी। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर इसकी एज लेंथ कितनी है, ए, और बी सी स्क्वायर के लिए भी एज लेंथ कितनी है, ए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल ले लो, एंगल इज ट्रायंगल इज ए डी सी। ठीक है, ए डी सी, ए डी सी ले लिया, तो इसमें आपको पता है कि एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, और एक इस तरह से, तो ये जो बीच मिड वाला है दैट इज नियर बाई इसके एटम से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए डी और सी एंगल सॉरी ट्रायंगल ए डी सी के लिए, तो ए डी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी निकाल ली हमें। ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया, इसको फिर से बना लेते हैं। हमने निकालनी है डिस्टेंस किसके बीच में, ये हमारा सी आ गया, और ये ए आ गया, ये डी आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, सी आ गया, सी। तो ये मिड वाला आ गया और ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो इनके नियर बाई यानी बॉडी सेंटर और नियर बाई के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट इज डी। ओके, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस डी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो दैट इज 3a स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू 3a रूट 3 बाई ए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ए डी आ गया। अब वी नो दैट डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन 2, तो ए डी की वैल्यू हमें क्या आ गई, रूट 3, तो रूट 3 बाई 2a। ठीक है, ये डी आ गया हमारा क्या, डिस्टेंस, और रूट 3 बाई 2a, रूट 3 बाई 2a, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया कि कैसे निकाला, हमने दो ट्रायंगल्स यूज करे हैं और हमें ये बॉडी सेंटर से नियर बाई मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैकेंड स्पेस इन बीसीसी लैटिस यूनिट सेल इज, बैकेंड स्पेस इन, बैकेंड पूछा है, ऑक्यूपाई हमें पता है, ऑक्यूपाई कितना होता है फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए वॉल्यूम ऑफ स्पेस occupied is equal to 68%। ठीक है, तो बैकेंड स्पेस ऑलवेज फाइंड आउट बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 100 में से हमने 68 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 32% फ्री स्पेस इन बीसीसी, 32% फ्री स्पेस इन बीसीसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, यस फ्रैंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन होता है। सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। सॉर्टेड डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बिल्कुल गलत है।
ये भी गलत है। फ्रैंकल डिफरेंस डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन ये है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन इफेक्ट। क्लियर? आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हों। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करके इनको फिर से देखें। और अभी नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आने वाले हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम नीट। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, AIPMT नीट। ठीक है, तो नीट और जेई से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बी प्रिपेयर, अच्छे से तैयारी करें। फर्स्ट टर्म एग्जाम आपके आने वाले हैं, उसके लिए भी तैयारी करें। और MCQ बेस्ड है, तो इसीलिए आप फोकस पूरा MCQ पे ही रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।